लालू जी के राज में स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम लोग की खुद की दुकानें 4 बजे बंद हो जाती थी। कोई गारंटी नहीं रहता था कि कब अपहरण हो जाएगा, कब डकैती हो जाएगा। मगर भाई जब से नीतीश बाबू की सरकार बनी है, एक चीज से तो छुटकारा मिला है। 4 बजे के बाद अगर बनारस से हम लोग चलते थे, अगर 4 बज जाता था तो हम लोग उधर कोई रिलेशन में रुक जाते थे कि नहीं भाई आगे जाएंगे तो हम लोग का छीनौती हो जाएगा। वोट चोरी की नारा तो कभी संविधान खतरे में है वगैरह वगैरह का लेकर हमारे देश के एकता का माहौल खराब करने की हमेशा वो कोशिश कर। नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारी मौजूदगी चैनपुर विधानसभा के दिल हाटा बाजार पर है। हाटा नगर पंचायत हाटा बाजार से करीब इस विधानसभा के 100 गांव से अधिक मतदाता इस बाजार पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। इस विधानसभा के लोगों का यह भी मानना है कि जिधर हाटा बाजार के लोग करवट लेंगे उधर विधानसभा का चुनाव में माहौल बनता है और लगभग उसका कैंडिडेट चुनाव यहाँ से जीतता है। अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट जामा चुनाव जीते थे और बाद में वह बीएसपी का दामन छोड़कर मंत्री बनने के लालच में एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू की तरफ अपना रुझान किया और बाद में वो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री बनाए गए। और वर्तमान समय में और इस विधानसभा के इतिहास में पहली बार गठबंधन का जब प्रत्याशी उतारा गया तो तीर छाप यानी जेडीयू नीतीश कुमार की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो इस नगर पंचायत के वार्ड मेंबर हैं और आप बीजेपी से मंडल अध्यक्ष भी हैं अनुज जी, और दादाजी भी हमारे साथ हैं, ये भी मेंबर हैं। इनका शुभ नाम क्या हुआ? बाबू राम कुमार जी। अब दोनों लोगों से हम लोग बातचीत कर लेंगे, ये भी समझेंगे कि इस बार एनडीए के खाते से जो यहाँ पर मिली है जेडीयू को सीट उसको कैसे जिताएंगे। तो अनुज जी, शुरुआत आपसे करेंगे कि अब आप लोग कल तक कमल के साथ थे, आज गठबंधन का ही मामला है और अब आपको मिल गया जेडीयू, तो तीर के लिए कैसे मेहनत करेंगे, कहाँ निशाना साधेंगे? जी, बहुत पहले आप लोग को धन्यवाद, मीडिया बंधुओं को। मैं नगर अध्यक्ष अनुज कुमार जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी का निर्णय है कि आप एनडीए का साथ देना हमें है और एनडीए के साथ रहना भी है। और जहाँ तक हो, हम सिपाही होने के नाते जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम चैनपुर विधानसभा से एनडीए को भारी मतों से जीत कर एक बार पुनः फिर हम एनडीए की सरकार बनाने में पूरी सहयोग करेंगे। लेकिन ये बताइए, जब प्रत्याशी वगैरह जो होते हैं या जो नेता हैं जिनके लिए आप लोग अपना खून पसीना अपने घर का पैसा तक बर्बाद करते हैं चुनावों में, फिर जब वो लोग अचानक से पाला बदल लेते हैं, कल तक आप लोग ब्रजकिशोर के लिए लड़ रहे थे कि वो जीते चुनाव, 2-3 बार उनको आप लोगों ने विधायक बनाया, चुनाव जिताया। अब इसके बाद आज वो दामन छोड़ के आरजेडी का चक्कर काटने लगे, आरजेडी से उम्मीदवार हो जाएंगे। कल तक जामा बीएसपी से थे, फिर कल तक आप ब्रजकिशोर को कह रहे थे कि ये बढ़िया आदमी है, जामा खराब है। अब जामा ने आप लोगों को झामा दे दिया कि अब हमारे लिए ताना बाना बुनिए। कितना कठिनाई हो जाता है, क्योंकि मतदाता तो वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं लोकल में, और जब कैंडिडेट बदलते हैं तब आप लोगों की भावनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, फिर उसके लिए समर्थन जुटाते हैं, गारंटी लेते हैं, और बाद में जब ऐसे परिणाम मिलते हैं तब का क्या रुझान रहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ती है कि कौन नेता आते हैं, कौन नेता छोड़कर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी है जो विश्व लेवल पे आज नंबर 1 की पार्टी चल रही है। और रही बात ब्रजकिशोर जी की, तो ब्रजकिशोर जी का ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले उन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ते थे, 2 बार उन्होंने कोशिश किया, बीएसपी से चुनाव लड़ने के बाद जीत नहीं हुआ, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। फिर हम लोगों ने पूरे जियो जान से हम लोगों ने उनका मेहनत किया, उनको 3 बार हमने विधायक बनाया। रही बात गठबंधन की सरकार है और जमा जी भी एनडीए के मंत्री रह चुके थे, तो हमारे समझ से ब्रजकिशोर जी को पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, पार्टी में रहना चाहिए था, पार्टी का सेवा करना चाहिए था। पार्टी आगे चलकर उनको कुछ न कुछ दायित्व और कुछ न कुछ प्रभार जरूर देता, मगर अब यहाँ के जो नेता हैं उनके मन में एक लालच से भला हुआ है कि नहीं, हम विधायक जब तक रहेगा हम ही विधायक रहेंगे।
तो ये उनकी वहम है। खैर, ब्रजकिशोर जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं यहाँ से। दर्शकों, बिहार में इस समय जेनजी का बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो प्रभाव देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार एक नेता की बात होती है, प्रशांत किशोर। हम सबसे पूछना चाहेंगे, क्या प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होने वाली है? क्या जेनजी उनके साथ हैं, सोशल मीडिया पर ही है, या फिर ग्राउंड पर भी कुछ सच्चाई उनके कामों उनके विचारों से दिखती है, लोग जुड़ते हैं? आप लोग कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को? देखिए, रही बात प्रशांत किशोर जी की, प्रशांत किशोर जी के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हमारे पास है, मगर कुछ कुछ जानकारी हमारे पास है। प्रशांत किशोर जी, मेरा अनुमान एक है कि वो तो पहले राजनेता है नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। और वो इससे पहले बिहार में जो आज चुनाव का बिगुल फूका है कि बिहार का हम बदलाव करेंगे, तो प्रशांत किशोर जी इससे पहले एक बिजनेस करते थे। 2014 में ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इन्होंने डील किया था। फिर कांग्रेस का भी इन्होंने डील किया था। दिल्ली में आपका केजरीवाल के पार्टी का भी इन्होंने चुनाव का डील किया था, ममता बनर्जी का भी डील किया था। तो खैर, ऐसे जो बिजनेस करते हों, जो रणनीतियाँ चुनाव की बनाते हों, ये कोई नेता नहीं कहलाएंगे। ये एक बिजनेसमैन है और ये बिजनेस के तरह चलाते हैं। और हमारे चैनपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर जी का कोई उतना बहुत ज़्यादा प्रभाव कोई नहीं योगदान पड़ा। नहीं। तो जो अभी जेडीयू और बीजेपी की सरकार महिलाओं को पैसे दे रही है योजना के तहत, महिलाएं पिछले चुनाव में भी, जय मध्य प्रदेश चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो, महाराष्ट्र, महिलाओं की अहम भूमिका रही है। इस आपके विधानसभा में महिलाओं को कैसे देखते हैं? उससे कोई प्रभाव या फिर उससे कोई नुकसान, क्या लगता है आपको? महिलाएं किस आधार पर आएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम वोट जनता को, हम नेता को, सॉरी नेता को हम वोट इसीलिए देते हैं कि एक सरकार से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि अगर हम किसी भी दल का अगर अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, या विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, तो हमारे क्षेत्र की विकास हो, क्षेत्र के विकास के साथ साथ हमारा भी विकास हो। उसके बाद ये सरकार में जो महिलाओं को 10,000 रुपये जो सरकार ने दी, पहला लक्ष्य, कोई भी चुनाव लड़ता है तो अपना मुद्दा लेकर आता है रोटी, कपड़ा और मकान। मगर हमारी एनडीए सरकार ने ये तीनों चीज़ पे खरा उतरी। आज ये लोक आस्था का जो महापर्व छठ का है, जो एक हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत बड़ी पर्व मानी जाती है, इसको लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसको मनाते हैं। हमारी सरकार ने इस पे विचार किया और हमारी सरकार ने इसके पर खरा भी उतरा कि आज कुछ दिन के बाद, लमसम लमसम 15 दिन के बाद महापर्व छठ का पड़ने वाला है। इसलिए हमारी सरकार ने हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये का सहायता राशि किया है कि भाई आप अपना दिवाली, अपना छठ धूमधाम से मनाइए। बाकी जो पैसा बचे उससे आप छोटा मोटा बिजनेस करिए। बिजनेस करने के बाद आप जैसे ही उस पैसे से आप बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, फिर सरकार आपको हम और ज़्यादा 2 लाख लेकिन तेजस्वी यादव वहीं कह रहे हैं कि मैं हर घर में रोजगार दूंगा। देखिए, तेजस्वी यादव, और उन्होंने कहा कि 17 महीने की जो सरकार साथ में चली थी उसमें हमने शिक्षक भर्ती निकाली और लाखों लोगों को शिक्षक बनाया, यहाँ पर रोजगार दिया। तो एक तरफ रोजगार का भी बिहार में मुद्दा है। देखिए, तेजस्वी यादव जी का बात जो है, जो लोग कहते हैं कहावत, जो खुद अपना एक ग्रेजुएशन नहीं है, जो 9वीं फेल है और वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं है, बड़ी मुंह बड़ी बात होती है। इनके पिताजी लालू जी थे, नौकरी देने के नाम पे हमारे उत्तरी बिहार के कई लोगों का उन्होंने ज़मीन अपना हथिया लिया, नौकरी भी नहीं मिली। ये भ्रष्टाचार सरकार चलाते थे। ये मीठी मीठी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि जनता ये सब बातें सुनकर हमें सपोर्ट करेगी, मगर ऐसा कुछ उनका प्रभाव आपने नहीं कहा पड़ने वाला कि है। जो बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए का जो गठबंधन है वो महिलाओं को 10,000 रुपया खाते में दे दी ताकि वो त्योहार अच्छे से मना सके। हाँ, रही बात, अगर छठ का आपने उदाहरण दिया, जिक्र किया, तो छठ तो हर बरस आता है, तो हर बरस दे देना चाहिए, है ना? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तेजस्वी यादव जो कम पढ़े लिखे हैं या 8वीं 9वीं जो पास फेल की जो बात आती है, तब रिपोर्टर हैं
न्यूज़ 24 की गरिमा सिंह जी जी और प्रशांत किशोर, जिनको आपने भी व्यापारी भी कहा। जी जी तो इन हमारे 3 सवाल हैं, तीनों सवाल को समझिएगा। जी तो अब आप पहला बात ये बताइए कि जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में, जी वो 7वीं 6वीं फेल पास होने का जिक्र है और साथ साथ हत्याओं में अभियुक्त है। जी ठीक है, सम्राट चौधरी की बात हम कर रहे हैं। दूसरा बात आप समझे कर रहे हैं कि क्या कारण है कि खाली चुनावी वर्ष है तब जाके याद आया कि बहनों का, हमारी माताओं का या दीदियों का छठ त्योहार है। और तीसरा सवाल हमारा ये है कि इसका शिक्षा से क्या लेना देना है। देखिए, पहला सवाल आपका जो हुआ सम्राट चौधरी जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, ये 7वीं फेल है कि 8वीं फेल है, ये भी इसका पुष्टि नहीं हो पाया बताते है। नहीं है कि कब पढ़े हम। नहीं, पुष्टि इसका नहीं हो करीबन पाया है। 18 से 20 बार ऑन माइक पूछा कि जी हमको जी बताइए तो आपने हाई स्कूल कहाँ से और कब पास किया। जी तेजस्वी यादव तो बताते हैं कि हम 9वीं नहीं पास कर पाए तो नहीं पास किए, जी जी लेकिन आप कहाँ से पास किए बता ही नहीं रहे हैं। तो उधर देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी नहीं बता रहे हैं कि हम कहाँ से एमए किए हैं। तो चक्कर क्या है कि जिस मतलब चलिए विपक्ष के लोग हैं नहीं पास है तो वो लोग मान लेते हैं कि नहीं पास है, लेकिन आपके दल के लोग तो बताते ही नहीं है कि हम कहाँ से पढ़े हुए हैं। देखिए, बात यहाँ ये है कि बात विचार से और स्वभाव से और मतलब लोगों के साथ पेश आने से भी आदमी एक आकलन लगा सकता है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है। और रही बात हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का, हम्म। तो उनके पे जो हत्याएं का केस आपने अभी जो बताया, अभी पुष्टि नहीं हो अरे पाया है। अभियुक्त हैं, आप कैसी बात है। अभियुक्त है, और मगर कोर्ट ने तो इनको नाबालिग समझ के इनको रिहाई दी हुई है। अब उनके और बारे में एफिडेविट हमको, भी जो जिक्र करते हैं एफिडेविट बोल के, जी जी, उस पर भी तो उसके अलग अलग उम्र और नाम दे उनके रखे बारे हुए में कभी। इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा नहीं है तो जी बता जी, देते हैं। उतनी जानकारी नहीं है। जी। जी। और रही लेकिन बात आपकी दूसरी सवाल, आपने जो पूछा था कि वहाँ अ, जाओ ना, मास्क करो। हर साल छठ आता है, हम्म। तो देखिए, हमारी मोदी जी की सरकार और एनडीए की सरकार, जी। ये जीविका दीदी का योजना हमारी ही सरकार चलाई थी। ठीक बात है। 10-10 रुपए एक महिलाओं को समूह इकट्ठा कर कर 20-20 हजार, 25-25 हजार, आज हमारी केंद्र की जो योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो जीविका दीदी की जो चलाई गई है, आज उस योजना के तहत लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख तक का भी हमारी जीविका दीदियों को बिजनेस करने के लिए सरकार पैसा दे रही है, वो भी बहुत ही कम परसेंट पर, 1% पर दे रही है। इस योजना के चलने से सबसे बड़ी बेनिफिट ये हुई है कि जो हमारे बिहार साइड में और खास करके गांव साइड में जो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति डामाडोल चल रही थी, उसमें बहुत सुधार हुआ है। और तीसरी सवाल आपने क्या पूछा था कि जो आपके प्रशांत किशोर हैं वो ऑलरेडी नेता बना रहे हैं, तो खुद क्यों नहीं बन सकते। देखिए, वही नरेंद्र तो, मोदी को भी उन्होंने काफी हद तक प्रमोट किया। वही बात हम बोल रहे हैं ना कि आज प्रशांत किशोर जी एक कार्ड बनवा रहे हैं 20,000 रुपया का लाभ देने के बाद कि मेरी सरकार जब बनेगी तो 20,000 रुपये का हम हर परिवार को लाभ देंगे। प्रशांत किशोर जी एक ये जो योजना चलाया है, ये पैसा कलेक्ट करने क्या योजना चलाया है, ताकि उनकी, जहाँ तक हमें जानकारी है कि लोग बताते हैं कि अगर जनस्वराज में टिकट की संभावना से अगर आपको ज्वाइन करना है तो 21,000 रुपये देना होगा। और जो इनके जनस्वराज के जो कार्यकर्ता हैं, ये गांव गांव घूम घूम कर 20 रुपये, 30 रुपये पैसे ले लेकर के कार्ड बना रहे हैं। पूरे एक विधानसभा की हम छोटी मोटी, एक मोटा मोटी उदाहरण दे रहे हैं। हम लोगों ने कैलकुलेशन कर देखा था कि अगर 20 रुपये के आधार पर अगर ये 50,000 कार्ड भी अगर ये बनाए होंगे, तो 50,000 में अगर आप 20 का कैलकुलेट कर देंगे तो लमसम 21 करोड़ रुपया पैसा 20-20 रुपये के हिसाब से हो रहा है। तो ये मतलब आपके हिसाब से उगाही का केंद्र है। बाबूराम जी, आप बताइए कि जिस प्रकार से आपकी जो उम्र के लोग हैं, उन लोगों ने तो जगन्नाथ मिश्र भी कार्यकाल देखा होगा, और आपको झा साहब का भी कार्यकाल याद होगा, लालू यादव का भी कार्यकाल है, जीतन राम मांझी का रहा, और अभी तो नीतीश कुमार जी फिर से हैं ही। वो तो कहीं भी रहें, वो तो अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हैं, उनके अगल बगल के पावे जो हैं बदलते रहते हैं, कभी कोई भी आ सकता है। क्या लगता है आपकी उम्र के लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर नीतीश के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। हमारे जो ओल्ड मैन हैं जी, उनके बारे में सोच रहे हैं कि
वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे विचार के अच्छे काम कर रहे हैं, ताकि उनको वोट देकर हम विजयी प्राप्त करें, यही सोचते हैं। आप जेडीयू की विचारधारा से जुड़े रहे कि बीजेपी की? हम अ, हम इस समय तो बीजेपी के और समर्थक। पहले जब आप यंग थे हम लोगों की तरीके से, तब तो नीतीश के नीतीश, लोहिया साहब और जयप्रकाश जी, इन जयप्रकाश जी इतना और हम कर्पूरी देखिए, ठाकुर। सुनिए, इतना जितना बोलते हैं उतना हम नहीं बता सकते हैं ना। अच्छा इतना वो नहीं जानते हैं, बात ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। राजनीति का कम इंटरेस्ट रहता है। हाँ, हाँ, अभी मेंबर फिर बनने की कहानी क्या थी आपकी? आप तो उसमें तो सबका वोट लेना पड़ा होगा, हाँ। मेंबर कैसे बने आप? इसके भी बात जब आप नगर पंचायत हाटा के हम जब आप चुनाव लड़े तो कैसे लोगों से? हम लोग गांव वालों से, समाज से जी हम सहमत एग्री लिए जी और कहे कि भाई हम आप लोग के हम खड़ा होना चाहते हैं, जी। आप लोग सहमत है तो हम खड़ा हो गए। हाँ और सब लोग कहने ठीक है, ठीक है। तब हमने अपना समर्थन आप दिए। पहली बार ही चुनाव लड़के हाँ, जीते हैं? हाँ, पहली बार मैंने चुनाव लड़ के देते हैं। हाँ, तो उसके पहले कभी कोई चुनाव लड़े थे आप नहीं जी, किसी भी चुनाव में? नहीं, मेरा लड़का था पहले, वही इंटरेस्ट ले रहा था इसमें कि आप बाबूजी को चुनाव लड़ाया जाए? नहीं, हाँ अपने के लिए इंटरेस्ट लिया। हाँ। तब जब मुद्दा खड़ा हो गया कि हमारे 2 बच्चे या 3 लड़के हैं, कोई खड़ा होगा, तो उसको 5 लड़के लड़कियां थे। अच्छा, तो आपके नाती 5 हैं, नाती नातिन। तो वो हमसे जब खाना खा रहे थे तो उस समय बोला कि बाबूजी हम तो खड़ा नहीं होंगे, हम समाज से कह चुके हैं, समाज हामी भर चुके हैं वोट देने के लिए, आप हमारी बात को रखिए। तो हम कहे जब ये बात है तो ठीक है। किस समाज से आप आते हैं? हाँ, आप किस समाज से आते हैं? किस समाज? आप किस समाज के हैं? हम आदिवासी। कौन जाति है? आदिवासी में है। अच्छा, आप एसटी में हैं। तो उनमें से कौन से हैं आप? संथाली हैं, हो हैं, गोंड हैं? तो गोंड का तो मध्य प्रदेश में बड़ा वर्चस्व है, और छत्तीसगढ़ में जेजेपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है हीराराम मरकाम साहब की, तो उधर तो बड़ा आप लोग तो राजा हैं। और वो जो पुरानी वैदिक यंत्र जो है और राजा भोज जो तालों में ताल भोपाल ताल की जो बात आती है, उसका डिजाइन भी जिन्होंने बनाया था उसको भी गोंड समाज के लोगों ने बना। हम लोग सिवनी वगैरह गए हुए थे, तो वहाँ तो आप लोगों का बड़ा अच्छा दबदबा है। वहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर हम लोग छिटपुट हैं, हम जनसंख्या में आबादी कम है। अच्छा, इसलिए हम लोग का कोई थोड़ा सा अभी राजनीतिक माहौल आपका कमजोर है यहाँ पर। हाँ, राजनीतिक हम लोग का माहौल कमजोर पड़ता है। और बेटा क्या करता है आपका? हमारा बेटा राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री है। तो आगे चल के लगता है आपको यहाँ से कि जमा जी यहाँ से चुनाव निकाल पाएंगे? जमा हमको तो उम्मीद है जी, निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है। और यहाँ से उनको टक्कर कौन देगा, बीएसपी की महागठबंधन? इनका टक्कर महागठबंधन दे सकती है। मतलब यहाँ की जो लड़ाई है, यहाँ भी एनडीए और महागठबंधन, तो क्या बीएसपी पिछले बार तो यहाँ से विधानसभा चुनाव जीता है, तो क्या उसको इस बार आप लोग बाहर कर देंगे? कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। तो जनता जिसको लाइक करेगी जनता वही आगे बढ़ेगा। तो हर इस समय तो हम नहीं बता सकते हैं, जब नजदीक आ जाएगा तब मालूम हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जिस समय जमा थे तो उस समय लहर थी, बहुजन की लहर थी कि जिधर हम लोग जाते थे उधर आवाज़ भी मिलती थी कि जमा को जिताया जाए, बहुजन को आगे बढ़ाया जाए। तो बहुजन ने क्या किया, तो अपना पार्टी चेंज कर दिया। तो इससे आदमी जो है आक्रोश हो गए। आक्रोश में उसके कि देखिए पार्टी दल बदलो है, हम जिताते पैदा करते हैं लड़का को, आए चल जाते दूसरे में, उसका माई बाप दूसरा बन जाता है। इसीलिए जनता हमारे चैनपुर क्षेत्र का नाराजगी है उस चीज को लेकर। मान लीजिए कल को यहाँ से इसी भी अथवा में संस्था में तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनको फिर जिताते। माना जाए कि अगर आज जेडीयू और बीजेपी के समर्थक जमा को चुनाव जिता दें और कल को महागठबंधन सीटें ज्यादा आ जाएं, तो ये उठ के उधर भी भाग सकते हैं क्या भाई? नेताओं की तो क्या बात किया जाए, कई दफा लगता नहीं कि नेताओं के चक्कर में अपना आत्मसम्मान लगा के चुनाव को जिताना, खुद में
नेताओं की देखिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो भाई अवसरवादी होते हैं, जहां उनको लाभ मिलता है उधर चले जाते हैं। भैया से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन क्या मतलब, ऐसे ही जो जंगल राज की बात की जाती है, योगी आदित्यनाथ कल आए थे, उन्होंने भी कहा कि उस समय जंगल राज गुंडा राज था, उसको बिहार वाले दोहराइए मत। क्या था वो? कुछ घटना आपके अगर दिमाग में हो, जी कुछ सही जाहिर यादें सी हो तो बात शेयर सही करिए जरा। बात है। लालू जी के राज में जंगल राज, वाकई में जंगल राज और था। उसको पिछड़ा जो समाज है, दलित समाज, वो कहता है सामाजिक न्याय हो रहा था उस समय। जंगल राज था लालू जी के राज में। हम लोग वैश्य समाज से आते हैं, व्यापारी हैं। लालू जी के राज में स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम लोग की खुद की दुकानें 4 बजे बंद हो जाती थी। कोई गारंटी नहीं रहता था कि कब अपहरण हो जाएगा, कब डकैती हो जाएगा। मगर भाई जब से नीतीश बाबू की सरकार बनी है, एक चीज़ से तो छुटकारा मिला है कि लाख 2 लाख 10 लाख भी अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं मिलता है। नहीं तो हम लोग यहाँ से 60 किलोमीटर के दूर पर बनारस है, वहाँ से हम लोग मार्केट करते हैं। अगर 4 बजे के बाद अगर बनारस से हम लोग चलते थे, अगर 4 बज जाता था तो हम लोग उधर कोई रिलेशन में रुक जाते थे कि नहीं भाई आगे जाएंगे तो हम लोग का छीनौती हो जाएगा, नहीं तो मर्डर हो जाएगा। मगर आज के माननीय नीतीश बाबू के सरकार में हम 12 1 2 बजे रात में भी चलेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। जंगल अस्तु था। कौन लोग थे वो जो ऐसा घटना करते थे? देखिए क्या अब एक जाति से आते थे? जाति से नहीं आते थे, अब तो मान लीजिए कि उतना तो उस समय हम लोग छोटे छोटे थे तो उतना जानकारी भी नहीं था। पूछना चाहिए कि कम से कम वो लोग कौन थे जो लोग सड़क पे लूटते थे। हाँ उसमें कई लोग थे, जैसे में कुछ समाज के भी थे उनके, जैसे क्या नाम था जी उनका, नहीं सॉरी, रामचंद्र राम बच्चन यादव थे। ऐसे वैसे लगन सुनने को मिलता था कि भाई राम बच्चन की पार्टी चलती है, तो उनका खमड़ी का पार्टी चलता था, अरमान खान की पार्टी चलती थी, कैमूर बाबा थे, उसके बाद क्या नाम है आपको, अरविंद पाड़े थे। वैसे वैसे कई ठो ऐसे बदमाश को नाम उस समय सुनने को मिलता था। मतलब सब जाति के लोग थे, जी जी हाँ, सब जाति के लोग थे। पांडे से लेकर खान तक। हाँ अरमान अरमान खान का बहुत बड़ा दबदबा था। हमारे चाचा के कई बार उन्होंने लूट किया है। हाँ लूट कर गोली वोली भी चला था, ऐसी बात नहीं है। अरविंद पाड़े भी हमारे समाज के ऊपर कई बार अटैक किए थे, उनके लड़के गब्बर पाड़े थे। उस समय कैमूर बाबा थे, राका थे, बहुत से वैसे लोगों का नाम आता था। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, सुनने में आता था उस समय। जी। तो अब बदलाव हो गया है, पूरा मानते हैं बदलाव आप हो इन गया। अब चीजों तो को? बदमाशी नाम का चीज तो खत्म हो गया है। बाकी वो रंजिश, आपसी रंजिश में भाई छोटी मोटी घटनाएं तो होती हाँ, रहती मतलब है। आम लोगों के साथ ऐसी लूटपाट की घटना ना हो, बाकी ऐसा तो डी नहीं कि अब तरीके बदल गए हो लूट के, नहीं तरीके क्योंकि अपडेट हुआ धीरे नहीं, धीरे। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। बदमाशी लाइन ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे नीतीश बाबू के संस्कार में। क्या इसमें जो छुआछूत, इन तमाम चीजों में भी बदलाव आया है? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी छुआछूत में नहीं रखती थी। अगर जातिवाद अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो एक आदिवासी को हमारी पार्टी राष्ट्रपति नहीं बनाती। बहुत से पहले सुनने को मिलता था कि नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय है। हाँ बहुत। अगर सामाजिक न्याय है तो अभी उन्होंने विधायक उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उसमें देखा गया है कि जिस हिसाब से, चूंकि आपका बिहार ऐसा है जहां पर जातिगत जी जी जनगणना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक बार सर्वे तो हुआ है, जातिगत सर्वे हुआ है, और उस जातिगत सर्वे पर जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतने टिकट तो नहीं दिए गए। नहीं दिया गया टिकट, हम दिखा रहे हैं आपको। क्या नहीं दिया गया दिखा टिकट, दीजिए, दिखा रहे हैं। दिखा दीजिए। टिकट बंटवारे में यहाँ पर जाति की चर्चा बहुत ज्यादा है अन्य राज्यों के मुकाबले। अभी हम कल ही अपडेट आया था भाई, कहाँ चला गया वो। दिखा दीजिए। जैसे देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी जी जो इस चुनाव में टिकट बांटी है, जी, राजपूत समाज को 15 सीट दी है। कितना? 15 सीट। हम्म, ईबीसी को 11 सीट दी है।
भूमिहार को जो यादव समाज से आते हैं। नहीं, भूमिहार भूमिहार अलग है, भूमिहार ब्राह्मण भी, अच्छा, भूमिहार ब्राह्मण अपने को बोलते हैं वो लोग। यादव समाज में भी आते हैं भूमिहार। नहीं आते यादव समाज में भूमिहार। उसमें 11 सीट दी है। बैस, हम बैस हैं, बैस में 9 सीट हमको दी है। ब्राह्मण को 7 सीट दी है। कुशवाहा को 6 सीट दी है। ये तो सुरक्षित है जो 5 है, वो तो देना ही होगा, मजबूरी होता है। एससी को 5 सीट दी है। यादव को 3 सीट दी है। कुर्मी को 2 सीट दी है। कैस को 1 सीट दी है और एसटी को 1 सीट दी है। हम तो हर आप सारे हमको समाज ये को दी है। बताइए कि क्या बिहार में सबसे ज्यादा राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं? बिहार में सबसे बड़ा आबादी देखिए, उसमें देखिए आगे लिखा हुआ है, कितना प्रतिशत आबादी है? 3% है। और कितना सीट है? 15 सीट है। अब ईबीसी में आइए जी। ईबीसी का आबादी कितना दिखा रहा है? 36%। 36% में 11। बताइए, 3 वाले को 15 और 36% वाले को 11, यही सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय सबसे बड़ी, देखिए बिहार की जो और आगे दिखाइए भी, और स्थिति है, जो बिहार की स्थिति जो है, और दिखाइए आगे क्या लिखा हुआ है। भूमिहार कितना है? 2% है। कितना सीट है? 11 सीट मतलब है। 2% वाले को भी 11 और 36% वाले को भी 11, कैसे सामाजिक न्याय होगा? इसके बाद दिखाइए ब्राह्मण कितना है? बैस 9 है। ब्राह्मण कितना है? 7%, 7 है। 3% है। और कितना सीट है? 7%। 36% वाले को फिर 11 ही सीट है। और इसके बाद आप वैश्य में आइए, वैश्य कितना है? 2.31% है ना। और इसके बाद सीट कितना है? 9 है। बताइए, मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बीजेपी के ऊपर जो एक बात आती है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार और बनियों की पार्टी है, तो उतने लोगों को तो बढ़िया से टिकट दिया हुआ है, बाकी जातियों को कहाँ गया? अब बाकी जातियों को टिकट तो चाहिए, क्योंकि हिंदू आदि का नारा लगा के वोट तो लिया ही जाता है। जी जी। तो इनको फिर भागीदारी क्यों नहीं दी? सबको तो टिकट। और यादव को कितना दिया गया है? दिखाई, यादव को 2 ही 3 दिया उसमें। कहाँ 2? कहाँ यादव को दिया गया भैया? दिखाई यादव कितने दिया है? यादव को 3 सीट है। 3 सीट। और कितना % आबादी है? 14% है। बताइए, पासवान को दिया कि नहीं दिया एक भी एक सीट? दिया है। कितना? पासवान तो एससी में आ जाते हैं ना। एससी में वो तो सुरक्षित सीट है, उसमें आप कहाँ से हटाएंगे? तो गठबंधन में हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना। चिराग पासवान है ना बीजेपी जो नहीं, सबको देना चाहिए ना। नहीं, हम तो गठबंधन में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो गठबंधन में तो भाई चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, मांझी जी की जो पार्टी है, तो और उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है, तो उनमें भी तो ये माना जाए कि जो मतलब इन लोगों का जो मतदान मिलता है वो बीजेपी को नहीं मिलता, खाली उन्हीं को मिलता है? नहीं, बीजेपी को मिलता है, ऐसा बात नहीं है। तो देना चाहिए ना, मगर भाई वो तो देना चाहिए। लड़ तो लड़ रहे हैं ना गठबंधन में, जब लड़ रहे हैं तो फिर तो उनको भी हमारा ही तो होगा ना। जब गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा ही ना होगा वो, एनडीए का होगा। सच में न्याय हो पाता है जो समाज के और भी जो वर्ग हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो न्याय है। देखिए, सदन वो चीज है जहां पर आप अपने मुद्दे की बात मजबूती से रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में न्याय है। अगर न्याय नहीं होता तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री हमारी पार्टी नहीं बनाती। आपको लगता है कि जो अगर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया तो बिहार के यादवों या ईबीसी के साथ न्याय हो गया? मिला जुला कर बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य कैसे राज्य है कि यहाँ जाति समीकरण पे ज्यादा चुनाव लड़ा जाता है। और जाति समीकरण के साथ साथ कुछ जैसे यादव समाज के लोग हैं, तो उनको ये लोग कहते हैं कि भाई हम यादव हैं, अगर लालटेन छोड़कर अगर हम भाजपा को वोट दे देंगे तो हमें कोई विश्वास करेगा। तो राम कृपाल यादव कौन है? नंद किशोर यादव कौन है? नित्यानंद राय कौन है? संजय यादव कौन है जो बीजेपी के दामन थाम रखे हैं? मगर और प्रहलाद यादव कौन थे जो चुनाव जीते थे बीजेपी से? हम तो अपनाने को तैयार है ना, मगर भाई यादव समाज के जो अगर तो फिर ये लोग जीते कैसे? बिना वोट के जीते? भाजपा को वोट जीतते हैं। आपको लगता है कि नित्यानंद राय के नाम से 10 वोट नहीं मिलता? नहीं मिलता होगा। जहाँ से वो क्षेत्रीय विधायक है, जो क्षेत्रीय विधायक है, तो कोई ऐसा विधायक नहीं है कि जो 10,000 20,000 व्यक्तिगत वोट ना लाता हो, मगर जो भी वोट मिलता है भारतीय जनता। इस बार तो बताइए, नंद किशोर यादव जैसे व्यक्ति का वोट टिकट काट दिया, 7 बार के विधायक रहे, उम्र और जो एक उम्र हो गई, कितनी उम्र? 7 बार के लगातार विधायक है। उसके बाद उनको पार्टी विधायक के बाद पार्टी में बने रहेंगे। नहीं, वो तो बने हुए हैं, आगे भी उनको कार्यभार देगी पार्टी। ऐसा देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो यही है कि 2 बार 3 बार के बाद 4 बार के बाद वो आपको कोई वहाँ बपौती नहीं है कि नहीं आप लगातार जब चुनाव जीत रहे हैं तो आप ही चुनाव। लेकिन सर फिर विपक्ष वाले ये भी तंज कसते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की उम्र 75 साल हो गई और उन्होंने 75 का नियम भी लगाया था। 75 साल की हो गई है, 75 की उम्र जो विपक्ष वाले तंज कसते हैं, विपक्ष की बात कुछ मुद्दा नहीं रह गया है, बस ये बेफजूल की बातें ढूंढते रहते हैं। बीजेपी का संविधान तो यही कहता है ना जी कि 75 हो जाए तो आप रिटायर ले लीजिए। धनखड़ साहब को तो कर दिया, पता ही नहीं चला रातों रात कब धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य का हवाला देके रिटायर हो गए। वो बड़े लेवल के नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं,
वो जो करते हैं अपने पार्टी के हित के लिए और अपने देश के लिए ही करते हैं। अब उनकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं, ना उनकी विषय में, उनके व्यक्तिगत के बारे में हम कुछ कह सकते हैं। राहुल गांधी जी बहुत यात्रा निकाले बिहार में और लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते देखिए, रहे। राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अभी लोकसभा का हम चुनाव लड़ रहे थे तो संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लाल किताब लेके बताइए इतनी सीटें ले आए। हाँ, और अब वोट चोरी की बात, अभी तो चुनाव आयोग के ने इनसे सवाल किया था कि भाई आप में एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए जिसका वोट पे नाम जीवित हो। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव का नाम सुना है आपने? सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था आप 10 मिनट में अपना जिरा खत्म करिएगा। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने 30 मिनट का मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 20 मिनट का वक्त दिया कि आपका टिप्पणी ठीक है, आप इसको 20 मिनट तक और कंटिन्यू रखिए। उनके आदेश के बाद आधार कार्ड को मैंडेटरी किया गया, जी, उनकी जिरा के बाद किसी तो चीज़ के बाद। योगेंद्र यादव, जी, और उन्होंने विपक्ष की तरफ से ही बतौर वकील खड़े देखिए, हुए। वकील की बात तो क्या किया नहीं, जाए। वो पेशेवर वकील नहीं है, वकील- डिग्री है उनका वकील का, बस देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेस अगर वकीलत करते हो तो वकीले कहेंगे, वो पेशावर वकालत हो या व्यक्तिगत वकालत हो, वकीलों की क्या बात करनी है। वकील तो भाई इतनी छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात खींच कर ले जाते हैं और उसी का पैसा वकीलों को मिलता है भैया। अगर वो मीठी मीठी बातें, अगर वो क्या नाम है कि जनता के माइंड को एकीकृत करने की अगर कला उनके में ना हो तो वकील ही तो नहीं आपको कर लगता है कि लेंगे वो। योगेंद्र यादव ने मीठी मीठी बातें करके सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने पक्ष में कर लिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पक्ष में किया, जो भी उन्होंने वक्ता किया होगा, जो भी किया होगा अच्छा लगा होगा, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी देखिए विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया है कि जी। जो हमारे ऊपर कुछ ने वो लाछन लगा सकते हैं। तो कभी वो वोट चोरी की नारा, तो कभी संविधान खतरे में है वगैरह वगैरह का लेकर हमारे देश के एकता का माहौल खराब करने की हमेशा वो कोशिश करते रहते हैं। राहुल गांधी जी की यही विचार है कि जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट बढ़ रहा है, वो जितना जल्द से जल्द घबराए हुए हैं वो कुल मिला कम के, हो। और बढ़ता हुआ। उनका यही विचार है कि जैसे उनके पूर्वज कांग्रेस के महानायक जो थे राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री हमारे थे, तीनों लोग प्रधानमंत्री हमारे देश के रह चुके थे। तो इनकी जो पहले की नीति थी कि जातों में बांटो और राज्य करो, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी हर जात को समेट रही है, हर जात को इकट्ठा कर रही है और अब एक नया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए हिंदू राष्ट्र में बदलाव क्या होगा? अगर हिंदू राष्ट्र की बहुत बड़ी बात है, आप लोग क्या सोचते हैं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है वो आपके हिसाब से क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना देखिए यही है कि हम लोग का जो विचार है, क्या उसमें जातिवाद खत्म हो जाएगा? जातिवाद तो हमेशा हिंदू राष्ट्र में खत्म हो जाएगा? जातिवाद फिर आपको खत्म लगता है हो कि आपकी बेटी किसी और के यहाँ और उसकी बेटी आप ले आएंगे? देखिए ये कोई तो बात थोड़ी जब जातियां खत्म हो जाएगी तो बंधन खत्म हो जाना जातिवाद, चाहिए। देखिए जातिवाद का मतलब ये खत्म हो जाएगा कि नहीं, जड़ तो यही है जातिवाद। नहीं नहीं, देखिए जातिवाद ये करने, जातिवाद ये हो गया कि हम पासवान हैं तो भागो, तुम पासवान हो, हम बिंद हैं, ये जातिवाद खत्म होगी। ये नहीं कि रोटी और बेटी का जातिवाद थोड़ा खत्म होगा। नहीं खत्म, जब जातिवाद जब हम कर, जब फिर इसका मतलब जहन में वो बीज रखेंगे तो फिर एक दिन बड़ा हो जाएगा वो। देखिए जातिवाद बीज ना मारेंगे, जातिवाद बार का बार मतलब, पनप दे रहा है। जातिवाद का मतलब ये हुआ कि जो हम टुकड़ों में बट रहे हैं, जो हम टुकड़ों में बट रहे हैं, हम वो एक हिंदू हैं, हिंदू के बाद हम जात में हैं, पहले तो हम फर्स्ट में हम हिंदू हैं, हमको हिंदू तो सबको जगाना है। कैसे जगाना चाहते, क्या मतलब कैसा भी, कहाँ सोया हुआ है, क्या है हिंदुत्व का बात ये जैसे कि हम एकत्रित होकर एक चुनाव लड़ेंगे और एकत्रित होकर एक हिंदुत्व की, मतलब राजनीतिक हिंदुत्व जगाना है बस। नहीं राजनीतिक हिंदू नहीं, हम देश के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राजनीतिक हिंदुत्व का। तो फिर आप बताइए, भागीदारी तो सबको दे नहीं रहे बराबर। तो भागीदारी इसका मतलब थोड़ा बाकी, अगर हिंदू मतलब तो हिंदू है तो आप बेटी और रोटी का दीजिए। नहीं, ये संभव कैसे हो सकता है, ये कहाँ संभव तो आपको लगता है फिर ऐसे हिंदू राष्ट्र का फिर क्या फायदा, जिसमें फिर से वही कुरीतियां अगर पुराने राष्ट्र की रह जाएं तो फिर नए राष्ट्र की अवधारणा का मतलब क्या रह गया? कुरीतियां तो बदल जानी चाहिए ना। हम करें जो है छोड़ दीजिए, पुराना नया एकदम नया संविधान होना चाहिए, नई परंपराएं, नई चीजें हो। वो तो सब जो है सो चलेगा, ऐसा बात नहीं है। हम हिंदुत्व को जगा रहे हैं, हिंदुत्व को एकत्रित कर रहे हैं एक हिंदू राष्ट्र का। जैसे अभी नेपाल है, नेपाल एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक टुकड़ा का देश है, मगर वह हिंदू राष्ट्र है ना। बाकी वहाँ पे भी तो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं, सब रहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से इतनी बड़ी 140 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है, जिसमें हम 100 करोड़ के से ज़्यादा हम हिंदू हैं।
तो कम से कम हमें भी तो हिंदू राष्ट्र, एक भारत भी है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसी को चल रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और हाटा नगर पंचायत के मेंबर भी हैं, बाबू राम साहब भी हैं। उन्होंने तो बहुत साफगोई से एक बात कही कि देखिए, हमारा राजनीति में ज़्यादा झुकाव नहीं है। बेटे ने कहा चुनाव लड़िए, और पहला चुनाव लड़े और पहली बार ही नगर पंचायत हाटा के जनप्रतिनिधि हो गए और अब अपने लोगों के बीच में हैं। और उनकी जो सादगी रही उनकी बातचीत की, आपने देखा कि ज़्यादातर बाबू राम जी के जो जवाब थे वो गैर राजनीतिक थे। जो उनके दिल में था वो उनकी ज़ुबान में था, और मंडल अध्यक्ष भी थे, आगे पीछे का सोच के उन्होंने अपने शब्द जवाब दिया राजनीति पर। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि जो चैनपुर विधानसभा है, यहाँ पर बसपा का भी ठीक ठाक दबदबा है। पिछले बार विधानसभा का चुनाव जीते, और इस बार भी यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसी बिहार की बहुत कम सीटें हैं जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ज़्यादातर सीटों पर 1 to 1 मुकाबला है, या तो फिर एनडीए या तो फिर महागठबंधन। देखना होगा कि 14 नवंबर को फाइनली रिजल्ट भी आ जाएगा, किसके इस बार सर पर ताज होगा। और इस बार जब सर पर ताज होगा तो उस पर भी बड़ा विवाद होगा। सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक दोनों दलों के प्रमुखों ने यह नहीं सुनिश्चित किया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह से आप बातचीत करिए तो वो कहते हैं कि तमाम गठबंधन के लोग हैं, जिसको नियुक्त करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। उधर महागठबंधन में भी राहुल गांधी से बातचीत करिए तो वह भी गोलमोल जवाब दे के निकलते हैं, बोलते देखते हैं क्या होगा। लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने, दोनों ने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है। उन्होंने भी कहा कि हमारा भाई मुख्यमंत्री बनेगा, और तेजस्वी यादव ने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया है। देखना होगा जब शपथ ग्रहण का माहौल होगा, बिहार को इस बार किसके हाथ में जिम्मेदारी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरसिंह चौहान के साथ राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।